अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्यों ना कर लिया जाए, क्या ख्याल है? तो किस किस को बहुत ज़्यादा शौक़ है एंकरिंग का? ज़रा शो देयर हैंड्स। अच्छा, आपको बहुत शौक़ है, तो आइए ज़रा। एक एजुकेशन आपको क्या दे रही है? खुद एजुकेटेड होके मैंने 2 पॉइंट देखे हैं, तालीम और इल्म। इन दोनों में बहुत फ़र्क देखा है। तालीम जो कि मेरी नज़र में है, इट्स जस्ट एकेडमिक, जो भी आप बुकिश लेते हो या आप कहीं से लेते हो। इल्म वो जो कि आपको शऊर देता है। सेकेंड थिंग कि अगर आप मास्टर्स कर लेते हो या ग्रेजुएशन ही करते हो, अव्वल तो मास्टर्स तक हमारी बच्चियाँ या लेडीज़ बहुत कम आती हैं। अगर आप मास्टर्स लेवल तक पहुंच भी जाओ तो किसी भी लेवल पे आपकी जॉब के बारे में पूछा जाता है, जी आप जॉब करेंगे। पर्सनल मेरी राय पूछें तो मैंने जो पढ़ाई की है या मास्टर्स लेवल पे जो पढ़ा है या जो लड़की एमए लेवल तक जाएगी या जो तालीम हासिल करती है, इल्म हासिल करती है, मुझे नहीं लगता कि वो जॉब के लिए इल्म हासिल इसको करना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में, आपके बोलने में, आपके जो आपके रिलेशंस हैं उसमें आपकी एजुकेशन नज़र आनी चाहिए। हमारी आजकल की लड़कियां, मेरी अपनी स्टूडेंट, मेरी कज़न्स, बहनें, बच्चियां ही हैं मेरे लिए, टीचर हूँ मैं उनकी, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये करना पड़ता है कि वो घर के काम भी नहीं करती हैं। बुक आपको ये तो नहीं कहती है कि आपने घर के काम नहीं करने हैं, या बुक या आपकी जो तालीम है आपको ये कहती है कि आपने वो काम किस तरह संवार के करना है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारी टीचर्स या हमारी तरबियत हमें क्या सिखा रही है। मैं जेंट्स की बात नहीं करती हूँ, उनका तो लेवल ही हो रहा है ना, अल्लाह ताला ने भी उनका एक दर्जा बुलंद रखा हुआ है, बट पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ माँ की तरबियत तो नहीं आती है इसमें फादर का भी रोल आता है। तो मुझे जो टॉपिक जिस पे मैं बोलना चाह रही हूँ उसमें ये कह रही हूँ कि इल्म और तालीम में फ़र्क रखें। तालीम जो आप एकेडमिक ले रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, वो आपको ये नहीं कहती है कि आप उसको हर चीज़ में झाड़ना शुरू कर दें कि जी हम पढ़ी लिखी हैं, हमने ये काम नहीं करना, हम पढ़ रही हैं तो घर के काम नहीं करने। और आपकी लैंग्वेज में क्या वो तालीम नज़र आ रही है? आपके एथिक्स में वो नज़र आ रही है? तो मुझे खुद भी ये अंडरस्टैंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम सोशल इश्यूज़ लेके आते हैं तो अपनी बच्चियों को ये समझाएं कि इल्म और तालीम में क्या फ़र्क है। आप पढ़ें, मास्टर्स करें, पीएचडी करें, लेकिन किसी से बात करते हुए आपको ये पता हो कि वो किस लेवल का है, वो टीचर है, वो बच्चा है, या आपकी एज के मुनासिब से आप उससे बात कर रहे हैं। मेरे बोलने का मकसद ये है कि मैं खुद एक एजुकेटेड हूँ, मुझसे भी बहुत सारी शिकायत पेरेंट्स को होती हैं। एक एजुकेटेड लड़की से सबसे ज़्यादा ये एक्सपेक्ट किया जाता है, और मुश्किल तरीन बात ये है कि आप नॉर्मल से भी बात करते हो तो कहते हैं हाँ जी पढ़ाई झाड़ रही है। आपने अपनी बच्ची को इस लेवल पे पहुंचाया है, महल दे दिया है, लेकिन उसमें चलने फिरने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मुझे आज तक मैं इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ कि कहाँ पे गलती स्टूडेंट की आ रही है, कहाँ पे पेरेंट्स की आ रही है। तो बीइंग अ एजुकेटेड लेडी, बीइंग अ एजुकेटेड गर्ल, आपको अपने ओढ़ने बिछोड़ने बोलने में आपकी तालीम और इल्म नज़र आनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप नाम की बुकिश डिग्री ले लें और घर बैठ जाएं। जॉब तब करें जब उसकी ज़रूरत हो। वैसे जॉब का नारा लगाना कि हमने जॉब करनी है, वो तो उसमें भी आपके एथिक्स नज़र आएँ कि आपने पढ़ा क्या और आपने अपनी पर्सनालिटी में इसको लेके कैसे आए हैं। थैंक यू जी। कुछ एतराज़ात है मुझे? बोलो जी आप बहुत नहीं, आप बैठ जाइए। मोहतरमा, मैं तो एक देहाती खातून हूँ। अच्छा, क्या बहुत सारे से अल्फाज जो है मेरे ऊपर से गुजर गए, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि इनके अल्फाज में रब्त नहीं था? नहीं जी, ऐसे ज़बान इस्तेमाल कर रही थी जो हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं अदा करते हैं। ऐसे अल्फाज हम नहीं बोलते हैं, ऐसे अल्फाज लैंग्वेज दो तीन क़स्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं तो ये ज़बान नहीं। अच्छा हाँ, तो इनको ज़्यादा एतराज़ है, क्या नाम आपने? बिल्किस साहिबा को। बिल्किस साहिबा को एतराज़ है कि लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो सकी। इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि एक रियायत सबको देनी होगी हमें यहाँ पे कि सब लोगों को हम रैंडमली बुला रहे हैं, किसी की प्रेपरेशन नहीं है, सिर्फ एक डिस्कशन की खातिर। जब आप किसी सब्जेक्ट को घर बैठ के प्रिपेयर करके बोलेंगी या बोलेंगे तो सर्टनली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर होगी। सो इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आपकी परफॉर्मेंस को यूटिलाइज़ करते हुए
एक गुड परफॉर्मेंस के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम जांच सकें और उनको हम ज़ेर बहस ला सकें। तो डोंट फील डिस्करेज्ड, ठीक। तो मेरे लिए ये भी काफ़ी है कि मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आपने अपना हैंड शो किया और सबसे पहले आपने परफॉर्मेंस दी। यकीनी तौर पे जो सबसे पहले परफॉर्मेंस देता है तो बारिश के पहले कतरे की तरह वो जज़ब ज़रूर हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ठीक। ख़ास तौर पे मैंने आपके जो परफॉर्मेंस में नोट की कि आपकी जो एज है वो यूँ लगता था कि कोई बच्ची बोल रही है। वॉइस एज भी और परफॉर्मेंस भी, मतलब आपकी आवाज़ में लाड ज़्यादा था जिस तरह बच्चे लाड से बोलते हैं। तो यू हैव टू बी ग्रोन अप, ठीक है। और कॉन्फिडेंस से बोलना, कॉन्फिडेंस में आप में कॉन्फिडेंस था। दूसरा हम बात करेंगे कोहेरेंस के ऊपर कि ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि स्पीच में कोहेरेंस नहीं था और रेपिटिशन था, लेकिन एज ए फर्स्ट परफॉर्मेंस ऐसा होना मुमकिन है कि अगर मुझे भी ये सुबह कल रात को ना बताते कि आपने इस टॉपिक पे बोलना है तो शायद मैं इतना कोहेरेंट ना बोल सकता जितना कि मैं आज सुबह से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मुझे क्या क्या बोलना है। लेकिन अचानक आप मुझे बुलाएं और कहें कि ड्रामे के ऊपर बोलो तो यकीनन मेरे अंदर कोहेरेंस शायद ना हो, या मे भी कि मैं सुनी सुनाई और रटी रटाई बातें करने लग जाऊं और कोई आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नया नॉलेज ना दे सकूं। तो जो सेकंड परफॉर्मर आएंगी यकीनी तौर पे वो पहली परफॉर्मेंस से सीखेंगी और सीख के मेंटली प्रिपेयर अभी तक सब लोग हो चुके होंगे और सब ने अपने नोट्स माइंड में तैयार कर लिए होंगे। तो कोहेरेंस आपने ज़रूर रखना है कि पहले मैंने बात कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे ले जानी है और कहाँ पे एंड करनी है। बस ये 3 पॉइंट आप हमेशा ज़हन में रखें। हाँ, क्योंकि ये जो हमारे सबसे पहले फ़िलासफ़र थे जिन्होंने आर्ट के बारे में लिखा वो अरिस्टोटल थे, अरस्तु। उन्होंने एक ऐसा रूल बना दिया है कि आज तक वो रूल ख़त्म नहीं हो सका। हम उसी रूल को आगे पीछे करते रहते हैं। और वो रूल क्या उन्होंने बनाया कि किसी भी आर्ट पीस का एक ओपनिंग होती है, उसके बाद मिडल है और उसके बाद एंड है। आप ओपनिंग और एंड पहले सोचते हैं एज ए रूल। जिस वक़्त मैं भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग सबसे पहले लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्लोज़ करना है और यहाँ पे मैंने ओपन करना है। उसके बाद मुझे पता है कि मैंने अपनी क्लोजिंग की तरफ जाना कैसे कैसे है। जैसे मैं पहले से सोच लेता हूँ किसी ड्रामे के बारे में कि मैंने इस किरदार को मार देना है या मैंने इस किरदार की शादी करा देनी है, पहले से तय है। वो मैं लिख लेता हूँ कि आखिर ये किरदार मर गया। फिर ओपनिंग लिख लेता हूँ कि ओपनिंग कहाँ से भी, शादी का सीन है, कोई पार्टी का सीन है, कोई घर का सीन है, कोई आउटडोर है, क्या है। अब मुझे पता है कि भाई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और मेरा गोल वो है, तो मुझे वहाँ तक जाना है। तो किस तरह से लॉजिकल जाना है उसके बाद मैं पत्ते लगाने शुरू करता हूँ। अच्छा, मिडल को ऐसे ही ना समझे कि बस मिडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिडल आपका क्लाइमैक्स होता है कि आपने आगाज़ किया और
मिडल पे पहुँचे जहाँ पे आपका क्लाइमैक्स है, टॉप की इन्वॉल्वमेंट है। मिसाल के तौर पे एक आदमी घर से निकला, वो बाज़ार गया, ये देखे ओपनिंग चल रही है, बाज़ार में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने एक्सीडेंट वाले को पकड़ा, पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने इंटेरोगेशन किया। जिस वक्त इंटेरोगेशन हो रही है वो मेरा मिडल है, क्योंकि वो क्लाइमैक्स है। हाँ, तो हम बिल्ड ए क्लाइमैक्स आप क्लाइमैक्स लिसनर के जो तवज्जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके नर्व्स जो हैं वो यहाँ आए होते हैं। फिल्म में भी जिस वक्त आप देखें कि आपकी इस भरपूर इन्वॉल्वमेंट होती है जिस वक्त क्लाइमैक्स होता है, और उसके बाद एंटी क्लाइमैक्स, कि जब चीज़ें कि उसके बाद उन्होंने पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, अब यहाँ से एंटी क्लाइमैक्स शुरू हो गया। उसको थाने ले गए, फिर उसको बुलाया और उसको कहा कि इसका इतना नुकसान हुआ है, तुम ये दो, इतनी मरहम पट्टी कराई है वो दो, और हर्जाने के भी पैसा दो, तो हम तुम्हें छोड़ते हैं, वरना हमें तुम्हें अंदर कर देते हैं। वो कहता जी ठीक है, मैं घर से मुझे कॉल करने दें, मैं पैसे मंगवाता हूँ। अब ये आप एंटी क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं, और उसने उसको पैसे दिए और उन दोनों को घर जाने की इजाज़त दे दी। कंक्लूजन। अब इस स्टोरी को सुनाने का मकसद क्या है? वो ये कि ड्राइव केयरफुली, ये आपने कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन कौन बोल रहा होगा? थानेदार, कि देखें हमने बार बार आपको कहा है कि केयरफुली ड्राइविंग करें, आप ड्राइविंग नहीं करते, तो देखा कि इसका क्या नुकसान हो गया। अब जो कुछ के लेसन है वो किरदार बोल रहा है, वो कंक्लूजन है आपका, दैट इज़ द एंड। सो आप जब भी गुफ्तगू करें, ओपनिंग क्या है अपने जहन में रख लें, और ओपनिंग मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो क्योंकि पहला मिनट आपके परफॉर्मेंस का सबसे अहम है, ये कभी मत भूलें। यू कैन लूज योर लिसनर इन द फर्स्ट मिनट। सो फर्स्ट मिनट ऑफ योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। First impression is the last impression. एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये तो रूल है दुनिया का। सर, एक क्वेश्चन है मेरा, स्टोरी, डायलॉग और स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है? मुझे इन तीनों चीज़ों के बारे में फ़र्क बता दें। स्टोरी, डायलॉग स्टोरी को आगे बढ़ाता है, ठीक है, और स्क्रिप्ट जो है वो A to Z की पेपर के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन है, बस कोई इसमें ख़ास वो नहीं है वो। तो ये वाज़े रहेगा। जो ख़ास तौर पे मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? कुरातुलैन, कि ये जुमला है, मैं वहाँ जा रही थी। अब आप कर ये रही हैं, थी को डाउन जाना चाहिए ऑफ कोर्स, मगर आप रही थी दोनों को डाउन करती हैं, यहाँ से आपकी टोन ख़राब हो जाती है। मैं वहाँ जा रही थी, रही और थी को एकदम से गिराया आपने। रही पे रहना है, कायम रहना है। मैं वहाँ जा रही थी को गिराना है आपने, आप रही थी दोनों को गिरा देंगी। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जब आप दोनों को गिरा देती हैं तो यहाँ पे वो मैंने कहा था ना, वो बचपन का मासूम एक्सप्रेशन वो आ जाता है, क्योंकि बच्चे दोनों लफ्ज़ गिराते हैं, अगर आप नोट करें तो। आपने रही तक कायम रहना है और थी को आपने डाउन करना, तो आपकी टोन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये आपको इम्प्रूव करनी होगी, राइट। इसके अलावा टोन ये हो गया। हाँ, और वो कि हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि मॉरलिस्ट नहीं बनना,
हाँ, जिस वक़्त आपने बोलना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि शायद आप ये गुफ्तगू करने के बाद कहेंगी कि अब मैं परफॉर्म करना शुरू करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद मैंने फ़ील किया कि नहीं, यही आपकी परफॉर्मेंस है। फिर 2 दफ़ा आपने ये रिपीट किया है बीच में कि मैं इस मसले पे बात करना चाहूँगी, हालांकि बात तो आप कर रही हैं। तो आप मुझसे प्रॉमिस कर रही हैं कि अभी आप इस मसले के ऊपर बात करेंगी जिसकी के आप इंट्रोडक्शन करा रही हैं। ये एक्सपेक्टेशन आपने मेरे लिए 2 दफ़ा बिल्ड की। तो जब आप परफॉर्म कर रही हैं तो बीच में ये ना कहें कि मैं कहना चाहूँगी। ये हम देखें, जब हम घरेलू तौर पे आपस में जिस वक़्त बात करते हैं तो यही कहते हैं कि मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन माइक के ऊपर नहीं आपने ये कहना, कि जैसे मैंने कहा था माइक्रोफोन डिफरेंट है, आपने उस तरह से नहीं बोलना जिस तरह से कि ये। फिर आपने बीच में एक जगह कहा कि बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, अपने आप को आपने एजुकेटेड कहा। हाँ, देखो ना यहाँ लैंग्वेज का फ़र्क। फिर आपने जब दोबारा रिपीट किया तो मुझे कहा, मैंने ये सुना कि नहीं, ये ख़ुद को एजुकेटेड नहीं कह रही है, ये औरों को एजुकेटेड कह रही है, राइट। तो ये बीच में कम्युनिकेशन आपकी ठीक करें, ठीक है। तो बस बाकी ठीक है, आपका फ़्लो है, आप कॉन्फिडेंस मज़ीद पैदा करें। और ये पॉजेज़ एंड स्ट्रेसेस, पॉजेज़ एंड स्ट्रेसेस के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ, सिर्फ 2 मिनट की, और आप बात समझ जाएंगी कि क्या है पॉजेज़ क्या हैं। अब आप सबसे पहले आप ही बोलें, इस जुमले को प्रोनाउंस करें, लेकिन स्ट्रेस आपका पहले हरफ लफ्ज़ पे होना चाहिए। ये मेरा घर है। ये मेरा घर है, ये पे स्ट्रेस करें। ये मेरा घर है। हाँ, ये मेरा घर है। ना अभी ये सिर्फ ये मेरा घर। ये मेरा घर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हैरत है, एक हैप्पीनेस फीलिंग है। हाँ? आ गया सर। हैरत है या खुशी है या कुछ है, या बेइज्जती भी है कि ये मेरा घर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने मेरा पे स्ट्रेस करें। ये मेरा घर है। ये मेरा प्राउड। डिफरेंट हो गए ना मीनिंग, सिर्फ स्ट्रेस करने से। अब घर पे करें स्ट्रेस। हाँ, बिल्कुल मीनिंग तब्दील हो गए, राइट। ये है पे स्ट्रेस करें, राइट। के 4 लफ्ज़ हैं, चारों पे हमने स्ट्रेस किया तो इसमें से 4 मीनिंग निकला है। लिखने में ये एक ही जुमला, राइट। सो दिस इज़ हाउ कि आप पॉजेज एंड स्ट्रेसेस से मीनिंग देते हैं बगैर कहे उस मीनिंग को। पॉजेज एंड स्ट्रेसेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए अपने लहजे में, अपनी गुफ्तगू में स्ट्रेसेस ज़रूर दें, तो आपका जो गुफ्तगू का स्पाटपन है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी क्योंकि हमारी जो जदीद अर्बन सोसाइटी है उसमें हम पॉजेज एंड स्ट्रेसेस के बगैर बोलते हैं, particularly girls, because they are more loved by the parents and by the brothers and by other relatives. So उनमें वो जो एक बचपन की एक परफॉर्मेंस है वो उनको भूलती नहीं है। आपने भूलना है, अपने बचपन को भूल जाएं।
बी एडल्ट और पॉजेज एंड स्ट्रेसेस दें। बच्चे पॉजेज एंड स्ट्रेसेस नहीं देते, लेकिन एडल्ट देते हैं। जो सबसे ज़्यादा बुरा टीचर होता है वो होता है कि जो रट के आता है पूरा लेक्चर और बोल देता है, वो कम्युनिकेट ही नहीं करता। जो अच्छा टीचर है वो होता है जो सिर्फ सोच के आता है कि मैंने आज इस पे गुफ्तगू करनी है। अच्छा, हाँ ज़रा रोको पे देना स्ट्रेस। रोको मत जाने दो। हाँ ठीक है। अब ये पॉज का है। अब मत पे दें पॉज, जाने दो। तो इस तरह से पॉजेज एंड स्ट्रेसेस से पॉजेज एंड स्ट्रेसेस दे मेक योर वर्ड्स, दे मेक योर सेंटेंसेस, दे मेक योर टॉक वेरी मीनिंगफुल, वेरी मीनिंगफुल। तो इस चीज़ को आप ख्याल करें। अब बारिश का दूसरा कतरा कौन है? चलिए आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना कौम है और मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट सेशन में रह गया, अब सेकंड में मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं जो बोलना चाह रही थी उसमें से आधा सर ने बता दिया, और वो है एक्सप्रेशन। आजकल मेरे साथ एक मसला चल रहा है ना, मैं फ़ोन पे किसी से बात करती हूँ वो बहुत नाइस होता है, जब उसे सामने देखती हूँ तो वो इतना हार्ड होता है कि मुझे डर लग जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती ये वही पर्सन है जो मेरे से फ़ोन पे बात कर रही थी। एक फ़ोन पे आप बात कर रहे हो, अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, जब सामने बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, यार फेस से आप इतने हार्ड दिख रहे हो, आप थोड़ा स्माइल नहीं कर रहे हो ना, तो एक्सप्रेशन गुम हो जाता है। जैसे मेरा घर, मैं बोलूँगी ये मेरा घर है, ठीक है ना, तो ये एक सख्ती है, एक लड़ाई है। अब अगर वो फ़ोन पे मुझे कहेगा हाँ ये मेरा घर है, तो एक एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो आप बोल रहे हो उसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि आप किसी के सामने कुछ और हो और बैक पे कुछ और हो। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई आपसे बात कर रही हूँ तो अभी मुझे देखकर शायद लग रहा होगा कि मैंने सुबह से मुँह भी नहीं धोया, लेकिन अगर मैं बात करना स्टार्ट करूँगी आपके व्यूज़ चेंज होंगे मेरे बारे में, सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉडी लैंग्वेज से नहीं, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे स्माइल करने से, मेरे बोलने के अंदाज से, ऊपर जाने से और नीचे जाने से, ये आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप अपने अंदर एक चीज़ लाएं कि जो आप सोचते हैं वो आप करें, जो आप बोलते हैं वही आप करें। शो होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप है क्या चीज़। एक्सप्रेशन आपकी इस बात को कन्वे करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं ही जान लूँ कि मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है। मैं ये खड़े, मुस्कुराना एक बहुत अच्छी बात है, आप सब मुस्कुराया करें, इससे खून बढ़ता है। ये एक डिफरेंट चीज़ है। अगर यही बात मैं आपको इस तरह से कहूँ कि यार मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराने से खून बढ़ता है, आप खुश होते हो, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, खुश रहा करो, डिफरेंस आ जाते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, आपके मूड को एकदम चेंज करता है, पूरा इन्वायरमेंट चेंज होता है, सब कुछ एकदम बदल जाता है। तो जरा थोड़ा सा ट्राई किया करें एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी वॉइस में एक्सप्रेशन, पॉजेज बहुत एक आज इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे पता चली कि पॉजेज बहुत ख़ास होते हैं, क्योंकि उसमें एक एक्सप्रेशन होना खुशी का, सैडनेस का, पता चले आज मैं सैड हूँ, या पापा आपने पूछा आप कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूँ, अब वो उनको पता चले यार गुस्से में, बाद में पता चले नींद में थी उसने ऐसे कह दिया, थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा पता चले हाँ मैं ठीक हूँ बस नींद आ रही। कुछ इंटरेस्टिंग था? इनका कहना जो मकसद है कि एक्टिंग ना की जाए, रियलिटी नहीं इनको सुनना इंटरेस्टिंग लगा। नहीं अच्छी बात की है इन्होंने, बुरी बात नहीं की, मगर कहने में इन्होंने थोड़ा डिफरेंट रखा है। हाँ नहीं, क्योंकि वो तो रैंडम है ना, कोई रिहर्सल करके तो नहीं आई ना, तो रिहर्सल करेंगी तो बेहतर हो जाएगा। हाँ कॉन्फिडेंट था, और बात ये है कि इट वाज इंटरेस्टिंग, खुद इन्होंने एक्सप्रेशन दिए और एक्सप्रेशन दे के एक बात को समझाने की कोशिश की। लेकिन आजकल एक और चला हुआ है ट्रेंड
ज़रा उसको भी सोचें। जो ट्रेंड है ना उनको मार करते रहा करें, सुना करें कि कोई आदमी कैसे बोल रहा है और क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कि ठीक है, ये इन्होंने रिपीटेडली बोला है। ये हमारी अर्बन बोलचाल में आजकल ये लफ्ज़ आम है, हम ये बोलते हैं। जैसे कि अमेरिकन बोलते हैं यू नो, यस यू नो, या ये कहते हैं कि डिड यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, ये बोलते हैं, ठीक है। मगर हम मीडिया पे नहीं बोलते क्योंकि इट इज़ हार्श। ठीक है, मैं तहक्कुम है और इसमें बचपना भी है, दोनों चीज़ें, ठीक है, और इसमें भी। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, ठीक है। देखें ना, अब चीज़ें आ रही हैं ना। एग्जाम्पल नहीं दे रही थी, मतलब कि लोग इस तरह बात करते हैं, ठीक है, मतलब आपको नहीं लगता मतलब वो पहले किसी एग्जाम्पल देखी, मतलब इसी तरह ही बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो ठीक है, अलग बोल रही थी, अलग से। हाँ, सर मेरा भी यहाँ पर क्वेश्चन है कि अक्सर लोगों को लाइक हर बंदे को एक आदत होती है, एक उसका पेट वर्ड होता है। कई लोग कहते हैं सही, बिल्कुल ठीक, ठीक है जनाब, या जी बहुत ज़्यादा। तो बीइंग एन एंकर जब आप माइक के सामने होते हैं तो हम हाँ, आपने वो आदतें नहीं लेनी, वो आदतें नहीं लेनी। सर उन्हें कंट्रोल कैसे कर हाँ सकते हैं? जी, सर हाउ टू कंट्रोल? प्रैक्टिस, अनकॉन्शियसली हो रहा होता है सर। प्रैक्टिस उन इसका। हाँ प्लीज। सर माइक्रोफोन के सामने आप ओरिजिनल नहीं होते हो? हाँ, नहीं, ओरिजिनल नहीं होते, एक्टिव होते हैं, एक्टर होते हैं। माइक्रोफोन के सामने हमने एक्ट करना होता है, इट्स ए परफॉर्मेंस। हाँ, इट इज़ नॉट दैट ओरिजिनल विच यू आर ऑलरेडी, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, नॉट एट ऑल। आपने यहाँ, लेकिन बोलना भी ऐसा है कि लगे कि आप ऐसी ही हैं, कि आप ऐसी ही हैं। चुनाचे हमारे अक्सर जो हैं टीवी वॉचर्स, वो आइडियलाइज कर लेते हैं किसी एक्टर को या किसी एक्ट्रेस को, और उनको लगता है कि ये ऐसी ही है, क्योंकि जो हीरोइन है वो तो हर फिल्म में अच्छी अच्छी आती है ना, तो हीरोइन तो हीरोइन ही रहती है। अब ये वैस्ट तो नहीं है कि एक खातून एक फिल्म में विलन आ जाए तो दूसरी फिल्म में हीरोइन आ जाए, तो वो हमदर्दी के जज्बात क्रिएट करती चली जाती है अपने व्यूअर्स में। सो जो हमारे व्यूअर्स हैं उसको वो आइडियलाइज कर लेते हैं, और सम टाइम इवन उनसे इमोशनल रिलेशनशिप भी बना लेते हैं आइडियलाइज करने के बाद। दिस इज़ बैड, दिस इज़ बैड। You don't have to provoke those emotions. You have to be objective. क्योंकि एंकर है ही ऑब्जेक्टिव, एंकर का काम ही है कि वो ऑब्जेक्टिव रहे। इन डेप्थ के लिए उसने वो स्पेशलिस्ट रखे हुए हैं, अलग जिन्नात बिठाए हुए हैं कि भाई जब ये आएंगे ना, जब ये मसला आएगा तो जिन नंबर 1, तो जिन नंबर 2, तो जिन नंबर 3। उसने ऑब्जेक्टिव रहना है, यही उसकी अट्रैक्शन है। और मैंने खुद सुना है, इवन इन 3-4 महीने पहले मैंने एक आवाज़ सुनी थी FM किसी कराची से, हैं, शी वॉज जस्ट टॉकिंग नॉर्मल, और शी वॉज टॉकिंग ऑन रिलीजन। वो कोई रिलीजन के डेज थे, शायद रमज़ान था या कोई ऐसा ही मौका था, कोई रिलीजन के ऊपर वो मुख्तलिफ लोगों की फीडबैक ले रही थी और वो बोल रही थी, लेकिन सिर्फ उसके बोलने का स्टाइल ऐसा था कि मैं आज तक उस आवाज़ को नहीं मैं भूल सका। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस है कि एक रिलीजन पे बोल रही है अभी खातून, और उसके अंदर उसने इतनी अट्रैक्शन पैदा कर दी है सिर्फ बोलने के अंदाज से ही। तो ये
तो एक अंदाज को अपनाना होगा। तो ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने का तरीका ये है, देखें स्टूडियो क्लोज होता है, वहाँ आपके अलावा और कोई नहीं होता। ग्लास है, ग्लास के बाहर बैठे हुए हैं इंजीनियर्स और अब तो आपको खुद ही ऑपरेट करना होता है और खुद ही बोलना होता है, अब जो मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग है। तो आप इसी तरह से कमरे को शट कर लें, कोई आपको देखे मत, देखेगा तो आप डॉट में तब्दील हो जाएंगी। तो आपने कमरे को शट कर लेना है और आपने तन्हाई में एक माइक्रोफोन नुमा कोई चीज़ या किताब या कुछ रखना है और आपने बोलना है। तो आपको मेरा ख्याल है 1 हफ्ते की प्रैक्टिस काफ़ी होगी। और साथ के साथ आपने उसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद सुनना है। इतनी गंदी आवाज़ आती है। नहीं, दुनिया में कोई भी आदमी ना अपनी शक्ल को पसंद करता ना अपनी आवाज़ को। ये दूसरे हैं जो कि आपको पसंद करते हैं। ठीक, अच्छा जी, हु इज़ द थर्ड वन नाउ? Bismillahirrahmanirrahim. I am really thankful to the administration of Rifa University to ask us over and give us a chance. First of all, I would just say a few words about the first and the second participant, if I am allowed to say so. Okay, like आप unjust हो के criticism ना करें। मतलब she was speaking pure Urdu and everybody was understanding it very easily. And as for the second participant is concerned, she was also very okay because this was the first outing of them. I would like to make some conversation about governance. What is governance? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस का है। अब मेरे नज़दीक भी और काफ़ी और बंदों के नज़दीक भी गवर्नेंस के इशू को इस तरह भी समझा जा सकता है कि अगर आप ये कहें कि भाई एक बंदा है, बल्कि एक देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत से बंदे हैं वो मिल के एक हुकूमत चला रहे हैं, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट है, वो सब एक नंबर बंदे हैं, सब के सब मुसलमान हैं, सब ईमान वाले, 1 रुपए की भी करप्शन वो नहीं करना चाहते, तब भी वो इस मुल्क के निज़ाम को नहीं चेंज कर सके। दिस इज़ माई कंटेंशन। उसकी रीज़न क्या है? मेरी पहली बात आप अगर समझ गए हो तो फिर दूसरी बात पे मैं आ रहा हूँ कि भाई आप चाहें भी तो आपकी बिल्कुल खुश नीयती भी है, तब भी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह जो है वो लेयर्स हैं, टीयर्स। आपके सदर, प्राइम मिनिस्टर से लेके अवाम तक कम व बेश 7 से 10 टीयर्स हैं। जो समरात अच्छी गवर्नेंस के हैं वो आखिर तक पहुंच ही नहीं पाते। इस पे मैंने एक फेसबुक पे एक तस्वीर देखी, एक बहुत बड़ा आप कह लें नलका कह लें उसको, वो खुला हुआ था, पानी उसमें ज़ोर और शोर से बह रहा है और आखिर में आवाम जो है वो 7वें नंबर पे उस पानी को उसको मिल रहा है और कतरे की सूरत में मिल रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा दें कि उन्होंने नलका पूरे फ्लो में खोला है और इस बंदे को आखिर में सिर्फ और सिर्फ एक कतरा पहुंच रहा है। तो व्हाट इज़ द रीज़न? बेसिकली जिस तरह हर एक के कपड़े हर एक को फिट नहीं होते, इस तरह ये सिस्टम बेसिकली अंग्रेज़ों का है, जो हमें उन्होंने इसीलिए किया था कि ये इनसे चल नहीं सकेगा, तो हमें इसका शिकार किया और आज तक हमें ये चीज़ ही नहीं पैदा होती कि हम डीसी से जान नहीं छुड़ाना चाहते। आर्मी 5-5 मिनट बाद हम बुला लेते हैं। तो इस वजह से मैं बेसिकली आपको सरमन देने के लिए नहीं, लेकिन बहरहाल मेरे दिमाग में इस वक्त यही आइडिया आ रहा था कि किसी तरह से आपको गवर्नेंस के हवाले से अपनी थॉट्स का बता सकूं। थैंक्स अ लॉट। How was the opening? सर हमारी तारीफें हुई हैं, गुड। हाँ जी प्लीज। फिर वही गलती दोहराई है इन्होंने, जिस तरह हमारी खातून में से जिन्होंने शुरुआत में अंग्रेजी से शुरू की, फिर बीच में दरमियान में उर्दू, फिर अंग्रेजी, और तमाम जो कसूर है नजला क्या गिराया, गवर्नेंस पे गिराया। अब हम खुद अपने आप को नहीं तब्दील करना चाहते, हमारे हुक्मरान हमें क्या तब्दील करेंगे? गलत बात है। अच्छा, अभी मैं आपको बुलाता हूँ। नहीं होंगे। हाँ, अच्छा, अब इसमें
सीधा इन्होंने पहला स्टार्ट ये लिया कि हमारी गवर्नेंस खराब है, वर्डिक्ट। मैंने गवर्नेंस को खराब नहीं किया, मैंने कहा कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इनहेरेंटली जो यहाँ नाफिज है वो गलत है। हाँ, यहाँ से इनकी ओपनिंग थी। जी प्लीज़। पॉइंट बोलना चाहूँगी कि जिस तरह मैडम को प्रॉब्लम हो रही है लैंग्वेज से या जुबान से प्रॉब्लम हो रही है, मसला हो रहा है इनको, तो इसमें हमारा भी कसूर नहीं है कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम हमारे स्कूलों में राइज है ये सिस्टम। हम लोग अगर थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं तो हमें उर्दू मीडियम में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें पता चले कि कौन सा है। इसी तरह उर्दू मीडियम को भी, इनको भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश में समझने का, तो इसमें ना हमारा कसूर है ना इनका कसूर है। हाँ, नहीं, कोई कसूर नहीं है। रहना चाहिए ना। हाँ, ठीक है। आपको मैं गुर बता देता हूँ, जो गुर मैंने, जब कोई इंग्लिश का प्रोग्राम करता है वो एक लफ्ज़ भी उर्दू का नहीं बोलता। यस, और जब उर्दू, आती हो। हाँ, अगर उर्दू का करें तो फिर अंग्रेजी का लग। आप इंग्लिश चैनल पे देखें 1-2 मिनट नहीं सर, नहीं, उनको हमने आइडियल नहीं बनाना। जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये असूल हैं। अगर कोई चैनल इन असूलों को नहीं फॉलो करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अपना लें। जब तक आप एक बेहतर अच्छी ब्रॉडकास्टिंग की बुनियाद नहीं डालेंगे तो ये होता रहेगा। अब काफ़ी बातें हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जो कि एक्चुअली दूसरे चैनल्स पे नहीं हो रही, लेकिन हमने उन्हीं चैनल्स को तो ही क्रिटिसाइज़ किया कि चैनल्स पे ये हो रहा है भाई, तो क्या ये ठीक हो रहा है? ये गलत हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो कमर्शियल चैनल हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन जब आप ट्रेंड हो के अच्छे एंकर बन के आप जाएंगे तो यकीनन आप एक चेंज ले आएंगे। हाँ, आप एक, हर नई जनरेशन पुरानी जनरेशन को चेंज कर देती है। ये रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ नेचर है, ये रूल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए हर नई जनरेशन आने वाले को ओल्ड जनरेशन बुरा कहती है, क्योंकि वो उनसे compete कर रहे होते हैं। उनकी परसेप्शन नहीं होती है, उनको देखने का अंदाज़ नया होता है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, उनका इमेजिनेशन डिफरेंट होता है। दे आर मोर इक्विप्ड टेक्निकली दैन द ओल्डर जनरेशन। सो बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो इसका गुर मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लामा इकबाल की बांगे दरा उठा लें। बिल्कुल सर। नहीं, किसी भी उर्दू वाले से जो शेर अच्छे पढ़ता हो आप उसको सुनाएं और रोज़ एक नज़म सुनाएं, वो आपको सही करवाता जाएगा। इसमें एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा। शुरू में तो आपको ये लगेगा कि ये काम मुझसे नहीं होना, लेकिन क्योंकि अल्लामा इकबाल ने बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल ने जितनी भी नज़में लिखी हैं उनमें ड्रामा है, उनमें टोन है, उसमें एक एक्सप्रेशन है। सो मैंने जिसको भी ये नुस्खा दिया है कि एक किसी तरह से खातून ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने मुझसे ओपिनियन मांगी, तो मैंने उन्हें कहा कि आपके लहजे में चकवाल बोलता है। वो बड़ी नाराज़ हुई मुझसे, कि कमाल आपने कैसी बात कर दिया, लोग तो मेरी उर्दू की इतनी तारीफ़ें करते हैं। मैंने कहा आप यूँ करें, आप बांगे दरा पढ़ें और किसी उर्दू दान से या किसी भी आदमी को जिसको उर्दू आती है, शेर पढ़ने आते हैं, उसको जाके रोज़ एक नज़म सुनाएं। अच्छा, तो 2 महीने बाद उनकी मुझे कॉल आई कि थैंक यू वेरी मच, आपने जो मुझे नुस्खा बताया था वो बड़ा कारआमद साबित हुआ। अब वाकई मैं फील करती हूँ कि आई कैन स्पीक उर्दू वेल। आए इसीलिए कि जो जो आपके एक्सपीरियंस से हमें उनसे टिप्स मिल सकें। हाँ। जिससे गुड के अगर हम इसी तरह ये प्रैक्टिस हम भी करें, हाँ। जो इंग्लिश में करें, वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, ये रिवाइव हो जाए। हाँ, तो ये है, तो आपके पास एक ये है कि वोकैबलरी बहुत आ जाएगी, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने बेपनाह वोकैबलरी शामिल की है। उन्होंने बेशुमार नए अल्फाज उसमें रखे हैं। सिर्फ गज़लें सुनाने से आपकी वोकैबलरी नहीं बनेगी, क्योंकि गज़लों की वोकैबलरी बड़ी कम है। उस सिवाय गुल है, बुलबुल है,
हिजर है, विसाल है, रोशनी है, तारीकी है, बस चंद अल्फाज और हैं। तो गज़लों के जो अल्फाज हैं वो महदूद हैं, लेकिन जो नज़मों के अल्फाज हैं वो वसी हैं। तो आप वो बांगेदरा सिर्फ उठा लें, एक हफ्ता ना सही 2 हफ्ते लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा, लेकिन एक लैंग्वेज सीखने के लिए 1 महीना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। सो दिस इज़ द वे। और फ्लो और वही प्रेपरेशन, पेपर से आपको बड़ी मोहब्बत होनी चाहिए। और पेपर भी A4, गंदे कागज़ पे नहीं लिखना। हाँ गंदे कागज़ कभी इस्तेमाल नहीं करने, गंदा पेन कभी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग इज़ एक्सपेंसिव। हाँ, तो मुझे किसी ने कहा कि यार कमाल है, तुम A4 कागज़ इस्तेमाल करते हो, लिख लिख के फेंकते रहते हो हैं। मैंने कहा यार ये 800 रुपये का रिम है और मेरा एक प्रोग्राम जो है वो 2 लाख रुपए का बनता है, तो मुझे 800 रुपये बचाने हैं। मैंने कहा यार आई एन्जॉइंग फ्लो, आई एन्जॉइंग राइटिंग ऑन ए गुड पेपर। तो नंबर 2, ये तजर्बा हमने करके देखा कि कुछ लोग 2 तरफ लिखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में ऐसा नहीं होता, हम एक तरफ लिखते हैं, चाहे उसको नशर होना है या नहीं होना। और ये तजर्बा किया गया कि जो लोग 2 तरफ लिखते हैं और जो लोग एक तरफ लिखते हैं, तो जो 2 तरफ लिखते हैं उनकी परफॉर्मेंस 50% कम थी बनिस्बत उन लोगों के जो पेपर के एक साइड पे लिखते हैं। ऐसा क्यों? सो हाँ, क्या वजह है? कन्वीनियंस, कंजूसी बुरी बात है। कन्वीनियंस। देखे ना, आपको ये यूँ करना पड़ा। हाँ, और इधर से बाज़ औक़ात इंक इधर भी झलक रही है। एक तरफ लिखा, आपने पढ़ा, रख दिया, ये पढ़ा, रख दिया, ये फिर पेजेस हैं। राइटिंग फ्लो टूट जाता है सर, जो बंदा सोच के लिख रहा होता है हाँ, वो पलटेगा, वो एकदम से सब। राइटिंग फ्लो भी इससे टूटता है। तो एक साइड पे लिखें और अच्छा कागज़ इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी यूनिवर्सिटी में। जब मैं 2 साइड लिखती थी तो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग उस पेपर की आवाज़ भी आती थी। तो वो सर कहते थे, जो वहाँ पे हमारे रेडियो के सर थे, वो कहते थे कि आप 1 साइडेड लिखा करें, क्योंकि जब आप बोल रही होती है तो आपका एक पॉज आ जाता है। Yes. जब आप ऑडियंस के साथ बोल रही हैं तो उनके साथ बातें एक किस्म की कर रही हैं। हाँ। जाके उनको पढ़ के नंबर 2, अगर एक आधा जुमले की रह गई है ना स्पेस, तो वो छोड़ दे स्पेस, नया जुमला अगले कागज़ से शुरू करें। यहाँ पे कंप्लीट एंड हो जाना चाहिए आपका सेंटेंस। आवाज़ आती है कागज़ की स्टूडियो में, रसलिंग ऑफ पेपर नहीं आनी चाहिए। चाहे आप पढ़ रहे हों, लेकिन लिसनर को ये पता चले कि आप बात कर रही हैं, आप पढ़ नहीं रही, यू आर नॉट रीडिंग। तो इसकी भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, आपने आप बात शुरू की सिस्टम से। सिस्टम पे आपने पहले ही वर्डिक्ट दे दिया। जब आपने वर्डिक्ट दे दिया तो बात ख़त्म हो गई, फिर आगे उसको एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं आप। सपोर्टेड बाय इंस्टेंसेस, मतलब सो इस रूल क्या है, वी गो फ्रॉम परसेप्ट टू कॉन्सेप्ट, ये रूल है। हमने एक्सपीरियंस से शुरू करना है और कॉन्सेप्ट आखिर में देना है। आपने कॉन्सेप्ट पहले दिया एंड यू सपोर्टेड विद द परसेप्ट लेटर ऑन, आपने इसको उल्टा दिया। सो अगर मैं ये सजेस्ट आपको करूं कि आप वो जो नलके वाली आपने मिसाल दी थी उसको ओपनिंग में ले आए, वो परसेप्ट है, उससे फिर आप डिराइव करें कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अच्छा, फिर शिफ्टिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने की। आपने अंग्रेज़ों को बीच में बुरा भला कह दिया, ये शिफ्टिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका कोई ताल्लुक आपके नहीं है। नजरी में बेसिकली दिस इज देयर सिस्टम अडॉप्टेड बाय अस ना, तो बनता तो है ना। हाँ, तो उस बात को फिर आप सेकंड कॉन्सेप्ट पे ले जाते, बीच में नहीं।
वो ख़त्म करते और फिर कहते कि आखिर इस निज़ाम की बुनियादी ख़राबी क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इस बुनियादी ख़राबी हमारी रवायात में है, और ये रवायात दर हकीकत हमने अंग्रेज़ सरकार से ली है, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर बनाए और ये निज़ाम सेट किया, और आज तक हम उस निज़ाम को तब्दील नहीं कर सके। ठीक, तो आपका सेकंड पार्ट वो हो जाता है और लाठी चार्ज भी अच्छी हो जाती। ठीक है सर, हैं? चलें आगे चलें जी, नेक्स्ट।